स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बढ़ते खबरों की ओर। देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और सीएम धामी ने आज के वैज्ञानिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता बताई। साथ ही राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना भी जताई। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनाते हैं। द्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं। यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वत जन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और साथ में
हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में, हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। हमारे राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधनों से संपन्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको एक बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 71%, हिम ग्लेशियर है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि है। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है। और वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी पहुंची। सूचना और लोक संपर्क विभाग सूचना विभाग के मुख्यालय में कर रहे समीक्षा बैठक। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना विभाग के मुख्यालय में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी। विभाग और शासन के आला अधिकारी मौजूद है। बैठक में राज्य मंत्री विश्वास डाबर भी मौजूद हैं। तो सीएम धामी सूचना और लोक संपर्क विभाग मुख्यालय पहुंच चुके हैं और सूचना विभाग मुख्यालय में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जहां बैठक में राज्य मंत्री विश्वास डाबर मौजूद हैं। साथ ही साथ विभाग और शासन के आला अधिकारी भी इस दौरान बैठक में शामिल हुए। तो देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम धामी सूचना और लोक संपर्क विभाग पहुंच चुके हैं, जहां अधिकारियों के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। देहरादून से यह जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है सीएम धामी वहां पहुंच चुके हैं, बैठक भी जो है वो शुरू हो चुका है। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीएम धामी सूचना और लोक संपर्क विभाग पहुंचे और मुख्यालय में बैठक कर रहे हैं। तो ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां उनके साथ साथ विभाग और शासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में राज्य मंत्री विश्वास डाबर भी शामिल हुए। और एक बार फिर से अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बैठक शुरू कर चुके हैं, क्या अपडेट मिल रही है बैठक को लेकर? कल सूचना विभाग की सूचना लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सूचना भवन जो है रिंग रोड स्थित जो सूचना भवन है, सूचना मुख्यालय, वहां पर ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। शासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन इस बैठक में मौजूद है। सचिव शैलेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी इस बैठक में मौजूद है। और सूचना विभाग के जो अब तक की जो कार्य सूचना विभाग के जो अब तक के जो कार्य रहे, उन सभी की प्रगति रिपोर्ट जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है सरकार की कि जो जनहित की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुँच सके। उसके लिए सूचना विभाग के जो कार्य हैं प्रचार प्रसारित करने वाले, उस पर विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्य योजना बनाई गई है, उन सब चीज़ों को जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। और जो सूत्र जानकारी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता बैठक हो रही है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से कई दिशा निर्देश इस समय सूचना विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ताकि जो जनहित की जो योजनाएं जिनका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, व्यापक स्तर पर किया जाना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर ये दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहा है। अभी तक की जो कार्य स्थिति रही है, खासतौर पर उत्तराखंड राज्य की जो छवि को लेकर बातचीत यहाँ पर होती है कि उत्तराखंड राज्य की ब्रांडिंग होनी चाहिए, उस दिशा में विभाग की जो कार्य योजनाएं बनाई गई है, उन सब चीज़ों को जानने का काम सीएम धामी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही आगामी 10 साल का जो रोड मैप है, यानी विभाग की जो कार्य योजना ऐसी है जो आगामी 10 साल के भीतर क्रियान्वित की जा सकती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बातचीत करते हैं कि दीर्घकालीन योजनाएं बनानी चाहिए, ताकि उन दीर्घकालीन योजनाओं का लाभ उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर मिल सके, उत्तराखंड राज्य विकास के पद पर अग्रसर हो सके। तो उस दिशा में किस प्रकार से विभाग आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है। और समीक्षा बैठक पर खासतौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हर विभाग के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, तो ऐसे में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक के माध्यम से भी एक बड़ा संदेश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है कि इससे पहले अब तक भले ही कभी सूचना विभाग की बैठक ना हो, लेकिन अब
विभाग की जो चीजें यानी विभाग का जो उद्देश्य है, विभाग के जो कार्य है, उन कार्यों पर विभाग कितना खरा उतर पा रहा है, उसको लेकर इस प्रगति रिपोर्ट पर जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी अभय, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वो भी यहाँ पर जाने की कोशिश की जाएगी, साथ ही साथ हम देखें जो लोगों के बीच कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं या ऐसी जगह जहां उन्हें योजनाओं के बारे में या सरकार के द्वारा जो सूचनाएं जारी की जाती है उनके बारे में पता नहीं चल पाता है, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या किसी तरह के निर्देश इस दौरान सीएम दे सकते हैं? दीपिका, सबसे बड़ी बात यह कि सूचना विभाग का जो प्रमुख जो काम है कि सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करना, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किस स्तर पर चल रहा है, खासतौर पर ऐसी जो चीजें जो प्रमुखता से जनता के बीच में रहती हो, उन सब चीजों को लेकर किस प्रकार से काम किया जा सकता है। 10 साल का रोड मैप इसलिए बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि सरकार की उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं, इस समय कह सकते हैं कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकास की श्रेणी में शुमार करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो सरकार की ऐसी योजनाएं जो महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को विकास के रूप में मिल सकता है, जनता से जुड़ी हुई योजनाएं, तो उन योजनाओं को जानने का काम यहाँ पर हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार का प्रयास यही है कि महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार प्रसार यहाँ पर हो सके। उसके लिए विभाग किस स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि अक्सर सूचना विभाग के पास सबसे बड़े समन्वय के सबसे बड़ा जो समन्वय का जो काम है कि मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उस पर विभाग किस रूप में काम यहाँ पर कर रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं ताकि मीडिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी हित है, यानी उनका भी विकास हो सके, साथ में जो सरकार की योजना है वो जन जन तक प्रसारित हो सके, उसके लिए जो क्राइटेरिया या जो दिशा निर्देश जो जरूरी है उसको देने का काम आज मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार से प्रचार प्रसार का असर यहाँ पर पड़ सकता है, जो ग्रामीण क्षेत्र पर जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए मीडिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक है। हाँ। और इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की जो सरकार की योजना है उसे मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए सूचना विभाग को कुछ और चीजों के बड़े सख्त निर्देश यहाँ पर दे सकते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि सरकार की योजना जन तक पहुंचे। जी, अब है बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, बात करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर सामने आ रही, बीजेपी बनाएगी हर घर तिरंगा अभियान। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने बनाई रणनीति। देहरादून से ये जानकारी। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान बनाएगी। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी ने इसके लिए रणनीति भी बनाई है। कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप बैठक में दिया गया है। प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों, सांसदों, प्रतिनिधियों से अपील की है, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। 13, 14 और 15 अगस्त को बूथ स्तर तक यह अभियान मनाया जाएगा। राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। तो देहरादून से यह जानकारी, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। साथ ही 13, 14, 15 अगस्त को बूथ स्तर तक जो है ये अभियान बनाने की तैयारी, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील लोगों से। और अभय कैंथुरा लगातार हमारे साथ बने हुए। अब है जिस तरीके से देखिए 15 अगस्त आने वाला है और ऐसे में जो है तैयारियां क्या देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से फिर इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान मनाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। इस बार ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम इस अभियान को लेकर यहाँ पर चलाया जा रहा है। 11, 12, 13 अगस्त के लिए एक विशेष अभियान यहाँ पर रहेगा, यानी पार्टी का हर पदाधिकारी इस कार्यक्रम के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने लोगों से भी अपील करेगा और हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। बीजेपी का उद्देश्य है कि जो हर घर तिरंगा अभियान है उसका मेन मोटिव यही है कि लोग आज़ादी के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जान सके, आज़ादी के उन नायकों को जान सके जिनको वो भूलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों शहीद सैलानियों ने, अमर सैलानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनको जानने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि हर चीज को लेकर इस समय बीजेपी एक बेहद अभियान यहाँ पर चलाएगी। 11 अगस्त इस अभियान की शुरुआत होगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं,
उनकी तरफ से इस अभियान की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी। 11, 12, 13 को सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 13, 14, 15 अगस्त तक ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने अपने बूथ पर जाकर इस अभियान को बृहद रूप देने का काम यहाँ पर करेगी। कोशिश करेगी कि सभी लोग इस अभियान से जुड़ सके और हर घर पर तिरंगा फहराया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि इस हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार काम यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपनी माइक्रो लेवल रणनीति यहाँ पर बनाई, तो कह सकते हैं कि अब इस अभियान को सफल बनाने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। जी अभय, जिस तरीके से हम देखें बैठक भी इसको लेकर किया गया है और राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश प्रभारी ने इसके लिए रणनीतियां भी बनाई हैं, लेकिन वही हम देखें अगर पहले के भी जो इस दौरान जो अभियान चलाए गए हैं तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ संदेश दिए जाते हैं हर बार। इस बार क्या खास होगा? तो संदेश एक स्पष्ट है कि देश के जो आजादी के जो नायक है वो नायक सभी के दिलों में जिंदा रह सके, सभी लोग उन सब चीज़ों को जान सकें जिन की आज़ादी के जो बलिदानी यहाँ पर रहे हैं। खासतौर पर युवा पीढ़ी जो इस समय भूलती हुई नजर आ रही है, आज़ादी के उन वीर सैलानियों को भूलती नजर आ रही है, उनके लिए बड़ा संदेश यहाँ पर है कि वो लोग इस हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से उन सब चीज़ों को जानने का काम यहाँ पर करे। बीजेपी इसके लिए बाकायदा माइक्रो लेवल स्तर पर अपनी रणनीति बना चुकी है। यानी पहले जो प्रतिष्ठान है प्रतिष्ठानों पर होगा, उसके बाद बूथ स्तर से इन हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से बीजेपी का संगठन माइक्रो लेवल पर काम करता है तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से, जहां एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सोमवार को राज्य के 2 जनपदों में भारी बारिश का अनुमान है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार से भारी बारिश की संभावना बढ़ गई है और इसके तहत 10 अगस्त तक प्रदेश भर के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और भारी बारिश का अलर्ट 2 जनपदों में जो है भारी बारिश होने वाली और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो मौसम बिगड़ने वाला एक बार फिर से और इसी को लेकर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही साथ लोगों से हिदायत बरतने की और सतर्कता बरतने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है। और वहीं खबर जसपुर से है, जहां पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीचा, डॉक्टर सुदेश सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में भगत सिंह कोश्यारी ने आपदा को लेकर कहा कि प्रकृति की जो आपदा है वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र हो, ये आपदाएं थोड़ी बहुत मानव निर्मित हो सकती है, लेकिन इस तरह का जो बादल का फटना है, लैंडस्लाइड है, ये प्राकृतिक आपदा है। प्रकृति की जो आपदा है वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र या केरल, ये आपदाएं थोड़ी बहुत ये मानव निर्मित हो सकती है। जैसा बहुत बार हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो मानव निर्मित भी हो सकते हैं, परंतु अधिकांश इस प्रकार का जो बादल का फटना है, क्लाउड बर्स्ट है, ये प्रकृति का नियम है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। और हम सब लोगों को, हम जहाँ भी रहते हैं, तैयारी रहनी चाहिए कि हम उसको कैसे उसका मुकाबला करें, कैसे ऐसी आपदा आने के बाद हम धैर्य से और बुद्धि से, युक्ति से और इसको निपट सकें, इसका समाधान कर सकें, उसकी ओर कोशिश करते हैं और सब कोशिश कर रही है। अब देखिए, विधायक जी स्वयं इतने सक्षम है, तो आप अगर उनके लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा।
और खबर केदारनाथ से है, जहां फंसे हुए यात्रियों को निकालने का काम जारी है। कई यात्रियों को सफल तरीके से निकाल लिया गया है और इस सफलता को लेकर आचार्य संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित ने खुशी भी जताई है। आचार्य संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए धामी सरकार का धन्यवाद भी किया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई और पुलिस प्रशासन 6 बजे से और रात की 6 बजे से यात्रियों की जो भी राहत कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो कर रहे हैं और शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे आपदा सामग्री भी बांटी गई और अब ये राहत कार्य अंतिम चरणों में है। मात्र अब केदारनाथ की स्थिति ये है कि यहाँ पे मात्र 50 यात्री बचे हुए हैं और जैसे ही मौसम साथ देगा ऐसे ही जो है यात्रियों को नीचे पहुँचाया जाएगा। और मैं बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करूँगा कि पूर्व की भांति पुनः जल्दी से जल्दी जो है केदारनाथ की यात्रा जो है आरंभ हो। और बढ़ते आगे खबर रुड़की से है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में बस हादसा होने के बाद ऋषिकेश के तपोवन में ड्यूटी कर रहे 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के बाद प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने रुड़की आरटीओ कार्यालय पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया, जिसके बाद आरटीओ कार्यालय के बाहर लोगों की भारी भीड़ हो गई और काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और हमारे कुछ कर्मचारी तपोवन चेक पोस्ट ऋषिकेश पर तैनात थे। उनका किसी तरह का कोई दोष भी नहीं पाया गया, फिर भी उनको जो है निलंबित कर दिया गया और उनको बहाल करने के लिए हम सभी कर्मचारियों ने शासन प्रशासन को बहुत पहले अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोगों ने पहले भी कार्य बहिष्कार की और काली फीती बांधकर विरोध दर्ज किया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। इसी को लेकर अब मजबूर होकर हम लोग दरी पे बैठे हैं, मजबूर होकर हमें ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना पड़ा। चारधाम यात्रा में जो है ड्यूटी लगी थी कर्मचारियों की और जो है एक गाड़ी रुद्रप्रयाग में गिरी हो, ठीक है, जबकि उसका बहुत दुखद घटना हुई, हम उसको वो करते हैं और जिसमें हमारे कर्मचारियों को उसमें कोई रोल नहीं था, ठीक है। ये और उनको बहाली के लिए जो हम जिस तरह से आज जब शनिवार का भी था, आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, कल से हम पूरे हड़ताल पे। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।